नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती मनाने को लेकर आज हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर उनकी बहन और सिराथू सीट से एसपी विधायक पल्लवी पटेल ने एक बार फिर हमला बोला। पिता की जयंती लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में न मना पाने को लेकर उनका गुस्सा फूट पड़ा। पल्लवी पटेल ने पूछा कि आखिर उन्हें इस बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने एक शीर्ष नेता को हराया है। दरअसल पल्लवी पटेल ने सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को 2022 के विधानसभा चुनाव में मात दी है। वहीं बीजेपी से अपना दल का अंदरूनी मामला बताकर पल्ला झाड़ रही है। सवाल यही, विरासत की लड़ाई सड़कों पर क्यों आई? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। विरासत की लड़ाई सड़कों पर क्यों आई? जो आज अनुप्रिया ने ये गंदगी की है वो माफ करने लायक नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि विश्वास एक बार करना चाहिए लेकिन माफ 100 बार करने वाली है। लेकिन आज अनुप्रिया की ये गलती माफ करने लायक नहीं है। ये कहां से उसने गंदगी सीखी इसका अंदाजा मुझे नहीं है, ना मेरे ये संस्कार हैं, लेकिन वो माफ करने वाली उसकी गंदगी नहीं है। जयंती मनाना, माँ को जयंती मनाने से बेटी रोके, बेटी सरकार में है ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी मना सकता है। बहनों के बीच विरासत की जंग। जो कानूनी प्रक्रिया थी उसमें रविंद्रालय बुक कराया, उसको कैंसिल किया। फिर विश्वरैया प्रेक्षागार बुक कराया, उसको कैंसिल किया गया। फिर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का जो मरकरी हॉल है उसको हमने बुक कराया, उसको भी लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया गया। तो मैं इस बात को समझने का प्रयास कर रही हूँ कि हम सरकार के विरोध में कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक शांतिपूर्ण तरीके से संगोष्ठी का आयोजन कर रहे थे। तो क्या आधार है कि एक नहीं 3-3 जगह कैंसिल किया गया? डॉक्टर साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम सब मिलकर इस अपना दल को और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। और इसके लिए हर आने वाला चुनाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विरासत पर क्यों भारी सियासत? रविंद्रालय खाली पड़ा है, सहकारिता भवन खाली पड़ा है, गांधी भवन खाली पड़ा है। तो इसी कार्यालय में मनाने की जिद, उन्हें ये पता था कि चूंकि एक पार्टी को परमिशन मिल चुकी है तो दूसरी पार्टी को प्रशासन परमिशन नहीं देगा शांति व्यवस्था के मद्देनजर, तो हम इसी को इशू बना करके टीआरपी ग्रहण करेंगे। और इसके पीछे कुछ आदमी ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है, साथ ही उनकी जयंती पर जो ये विषय आया है ये उनके परिवार का आपसी मामला है, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। क्यों हुआ मोहभंग वर्चस्व की जंग? आज जब से चुनाव हुआ है मार्च से बराबर मेरे दरवाजे में पुलिस बैठी है, मेरे घर में पुलिस बैठी है। होगी नेता, होगी मंत्री, जिसके लिए होगी मंत्री और नेता मैंने अपनी कलम से बनाया उसको। पहली बार विधायक मैंने जिताया है, दूसरी बार सांसद मैंने बनाया है। लोग कहते हैं आपकी घर की लड़ाई है, घर की कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वर्चस्व की है। वो अपने सिवा किसी को आगे आने नहीं देना चाहती। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से पल्लवी पटेल जी को गिरफ्तार किया, वो अपनी पिताजी की जयंती मनाने जा रही थी, उसे रोका गया। ये तानाशाही है, सरासर तानाशाही है, जिसको कहते हैं ना सरकार अपनी दादागिरी दिखा रही है। सरकार चाहती है कि जो हम चाहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र का सरकार को सम्मान करना चाहिए। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है, लेकिन उनके पास जाने से पहले ग्राफिक्स की मदद से जान लेते हैं कि आज दरअसल हुआ क्या और ये पूरा मामला दरअसल क्या है। अपना दल संस्थापक सोनेलाल पटेल जी की आज जयंती थी और उनकी दोनों पुत्रियां हैं अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल। जयंती के कार्यक्रम की परमिशन को लेकर दोनों के बीच में घमासान हो गया। अपना दल एस का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम था। अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है, अपना दल के को नहीं मिली कार्यक्रम की इजाजत। उनकी दूसरी बेटी पल्लवी पटेल भी अपनी मां कृष्णा पटेल के साथ यहां कार्यक्रम करना चाहती थी। पल्लवी पटेल को कार्यक्रम स्थल के बाहर
रोक दिया गया, इसीलिए वो वहीं धरने पर बैठ गई और उसके बाद उनको डिटेन करके वहां से ले जाया गया। पुलिस ने पल्लवी पटेल को हिरासत में लिया उसी धरना स्थल से और उसके बाद उनको वहां से ले गई और उनके साथ ओपी राजभर, केशव देव मौर्य भी थे, उनको भी डिटेन किया गया। और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे ओपी राजभर जी का, जो कि अध्यक्ष हैं सुभासपा के। इसके साथ ही भाजपा का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हैं, अनुराग भदौरिया सपा का पक्ष रखेंगे, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक है। लेकिन सबसे पहले बातचीत की शुरुआत हम ओपी राजभर जी से करेंगे, जो कि आज खुद उस धरना स्थल पर मौजूद थे और उनको भी पल्लवी पटेल के साथ जो है वो वहां से डिटेन करके हटाया गया था। ओपी राजभर जी, आज क्या हुआ? भाजपा तो कह रही है ये सब कुछ टीआरपी के लिए कर रहे हैं आप लोग मिलकर, ये सिर्फ पिता की जयंती से जुड़ी हुई बात नहीं है। एक सभा स्थल पर जब परमिशन नहीं थी तो जिद क्यों कि वही कार्यक्रम करना है? नहीं, देखिए, जो आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है, लेकिन सही चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। आज करीब 30 दिन से 3 हॉल बुक हुए, परमिशन नहीं मिला। 30 तारीख को तीसरा हॉल इंदिरा प्रतिष्ठान का जो दूसरा हॉल है उसको बुक किया गया, उसको पैसा जमा किया गया, रसीद मिल गई। तो परमिशन तो देना अब सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है न कि उस हॉल का। परमिशन नहीं दिया, हम लोग वो होटल में सब लोग प्रेस वार्ता किए हैं, होटल में हम लोग वहाँ से निकले हैं। वहीं होटल में क्योंकि सरकार के जो मंशा थी, सरकार के इशारे पर जो काम हुआ है, जो सरकार में शामिल एक पक्ष पल्लवी पटेल जी का, एक दूसरा पक्ष जो सरकार में है, तो भाई सरकार उसकी बात मानेगी, न कि पल्लवी पटेल जी की बात मानेगी, कृष्णा पटेल जी की बात मानेगी। तो उस इशारे पर इनको डॉक्टर सोनल पटेल जी की जयंती क्या करते, ये कोई धरना प्रदर्शन तो कर नहीं रहे थे, ये कोई रैली और आंदोलन तो करते नहीं। अरे जाते वहाँ माला फूल चढ़ाते और डॉक्टर सोनल पटेल जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा करते और चर्चा करके फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते। लेकिन ये कहना कि वहाँ जाकर के बाहर धरना प्रदर्शन, हम लोग बाउंड्री के अंदर और होटल में हम लोग थे, न कि हम लोग इंदिरा प्रतिष्ठान में थे। वो हयात होटल है, उस कार्यक्रम से हमको अंदाजा कम से कम नहीं कुछ तो 400 लगभग मीटर दूरी पर है, ज्यादा दूरी पर होगा। लेकिन ओपी राजभर जी, हम लोग आपने आरोप ये लगाया कि भाजपा की सरकार है और जानबूझकर पल्लवी पटेल को रोका गया क्योंकि अनुप्रिया पटेल जो हैं वो सरकार में मंत्री हैं, और यही आरोप कृष्णा पटेल जो उनकी मां है वो लगा रही थी। लेकिन भाजपा इसके जवाब में ये कह रही है कि दरअसल कोई पूछ नहीं रहा है अपना दल के। अब देख लीजिए, चुनाव हार गए आप लोग, उसके बाद लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं ओपी राजभर का क्या होगा, केशव देव मौर्य महान दल का क्या होगा। तो एक कलेक्टिव रूप से एक जयंती को विषय बनाकर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया हाईलाइट आने के लिए, टीआरपी में आने के लिए। नहीं, देखिए यही तो बात है। आप बताइए, यदि अनुमति सरकार ने दिलवा दी होती, प्रशासन ने दे दिया होता, तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन क्यों करते? सवाल तो खड़ा इस बात का है कि नहीं है। जब आपने एक पक्ष को अनुमति दिया और दूसरे पक्ष को अनुमति क्यों नहीं दिया? दूसरा पक्ष जो प्रोसीजर है कार्यक्रम करने का लखनऊ में, उस प्रोसीजर में जब उन्होंने परमिट मांगी, परमिशन मांगा, तो सरकार की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनको परमिशन दे। पहले हाल का उन्होंने कराया तो आपने उसका परमिशन नहीं दिया। जब हाल का पैसा जमा कर दिया जो उसका शुल्क है, फिर आपने कहा कि नहीं हम परमिशन यहाँ नहीं देंगे। फिर दूसरे हाल को बुक कराया, फिर उसको आपने परमिशन नहीं दिया। तो कुल मिलाकर ओपी राजभर जी, आप ये कह रहे हैं कि जानबूझकर भाजपा ने ऐसा किया, 3 जगह पर वेन्यू को चेंज किया गया, कहीं परमिशन नहीं दी भाजपा सरकार ने। लेकिन आज देखिए जो कुछ हुआ है, केशव देव मौर्य की पार्टी महान दल, आप, पल्लवी पटेल, आप सभी समाजवादी गठबंधन का हिस्सा हैं या थे? मतलब इस सवाल पर भी मैं चाहूंगी कि आप क्लैरिटी दें, क्योंकि चुनाव के बाद आप बार बार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को नसीहत दे रहे हैं, और लोकसभा का जो उपचुनाव अभी हाल ही में हुआ है उसमें हार को लेकर भी आपने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। क्या गठबंधन में सब सही चल रहा है? शायद आपको याद होगा, जब मैं सरकार में 18 महीने था, जो वर्तमान पूर्व की सरकार भाजपा की थी, मैं उस सरकार में था,
18 महीने सत्ता में रह करके गलत अगर कुछ होता था तो मैं तुरंत सरकार को आगाह करता था कि ये गलत है। शायद आजादी के बाद पहला मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में बना था जिन्होंने कोई भी गलत बात हुई, कोई भी अगर फैसला गलत हुआ तो उसके खिलाफ मैं मुख्यमंत्री जी से कहता था, कैबिनेट में कहता था। जब बात नहीं बनती थी तो फिर आप लोगों के सामने आके भी उस बात को मैं कहता था। आज अगर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जरा इतिहास पढ़ लें ओम प्रकाश राजभर का। 18 महीने सरकार में रह करके भी सरकार ने गलत फैसला लिया तो सरकार के खिलाफ मैं खुद खड़ा था सरकार में रह करके। ये क्या लोग कौन कहेगा? आप अभी और मैं कोई गठबंधन के साथ हैं ओपी राजभर जी या नहीं? चुनाव आप बार बार अखिलेश यादव को नसीहत दे रहे हैं, तो आप उनके साथ हैं कि नहीं? ये साल 2024 तक चलेगा? हम समाजवादी नहीं, आप ये समझ लीजिए, मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ। समाजवादी पार्टी के साथ तब तक रहूंगा गठबंधन में जब तक अखिलेश यादव जी ये न कहने कि नहीं अब आपकी जरूरत नहीं, आप जाइए। जब वो कह देंगे तब मैं मान लूंगा कि नहीं, हम गठबंधन में नहीं है। और सही बात, हम चाहे जहां रहूंगा सही बात कहूंगा, चाहे किसी को। तो उपचुनाव के बाद आपने उनको कह दिया कि एसी में बैठकर राजनीति नहीं चलेगी, ग्राउंड पर आकर राजनीति चलेगी। उपचुनाव के बाद ये सीधे नसीहत आपने अखिलेश यादव को दे दी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ओपी राजभर जी कि सवाल यही है कि 2024 तक क्या आप इस गठबंधन में खुद को फिट मानकर भी चल रहे हैं या नहीं, या किसी बेहतर कश्ती की तलाश में है? आप बाई इलेक्शन की बात करें, बाई इलेक्शन के पहले भी ओम प्रकाश राजभर ने यही बात कहा था। शायद आपको याद होगा कि हमको अंदाज है कि जून के फर्स्ट वीक में ही जब चुनाव नहीं हुआ था उसके पहले ही मैंने कहा था कि एसी से निकल करके हमको संगठन अपने पार्टी के नेताओं को लेकर और क्षेत्र में हमको संगठन बना करके और लोगों को जोड़ने की जरूरत है। ये कोई हम नई बात नहीं, लोकसभा चुनाव बाई इलेक्शन के बाद कहा हूँ, इसके पहले भी कहा हूँ। अच्छा, लेकिन सपा के कुनबे में बिखराव है। मतलब चलिए, गठबंधन पर तो आपने कहा कि आप साथ हैं, केशव देव मौर्य खुद को अलग कर चुके हैं। थोड़े दिनों पहले और भी कई और छोटे दल हैं जिन्होंने नसीहत देना शुरू कर दिया इस गठबंधन या खासतौर पर समाजवादी पार्टी को। पर बड़ा सवाल यह है कि शिवपाल यादव जो कि सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े, वो भी अब खुलकर के अंतर्द्वंद किसी से छिपा हुआ नहीं है। आजम खान को अकेला छोड़ दिया गया। तो आपको लग रहा है कि यहाँ गठबंधन बिखराव तो है ही, सपा के अपने कुनबे में भी बिखराव है। ये साथ कब तक चलेगा? 2024 तक टिक भी पाएगा? आपने 2022 के पहले देखा है, आप ही लोग सवाल करते थे कि चाचा भतीजे का क्या होगा। मैं आप लोगों के सामने बार बार कहता था कि चाचा भतीजा एक होके चुनाव लड़ेंगे, आप लोग देखिएगा। 22 में लोग एक होके लड़े। फिर अभी राज्यसभा चुनाव के पहले ये चर्चा हुई कि शिवपाल जी और आजम खान जी मिलकर के नया मोर्चा बना रहे हैं। हमने कहा कुछ नहीं है, देखिएगा कोई चुनाव आएगा सब लोग एक साथ होंगे। राज्यसभा का चुनाव आया, सब लोग एक साथ हो गए। फिर एमएलसी का चुनाव आया, आपने देखा कि सब लोग एक साथ हो गए। लेकिन उपचुनाव में आजम खान को अकेले क्यों छोड़ दिया गया? रहेंगे। शिवपाल यादव को कोई रोल नहीं दिया गया, आजम खान को अकेला छोड़ दिया गया। उपचुनाव में ऐसा क्यों हुआ ओपी राजभर जी? अब ऐसा, ये बात तो मैंने कहा ना कि हमारे गठबंधन के अगुआ माननीय अखिलेश यादव जी को उपचुनाव में जाना चाहिए। बात तो मैं पहले कहा। आज आप जो सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल मैं उसी दिन कहा था, पहले भी कहा था कि चुनाव प्रचार में निकलना चाहिए। जब सारी पार्टियां चुनाव प्रचार में निकल रही हैं तो इनको भी जाना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। ओपी राजभर जी, आप जुड़े रहिए। आपने कई तरह के आरोप भाजपा पर लगाए हैं। आपके पास मैं एक बार फिर से लौटूंगी, तब तक एक रिएक्शन इस पर हम भाजपा से ले लेते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ। आप अपना जोड़िए किसी को। मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन आपने जो भाजपा पर आरोप लगाया कि जानबूझकर 3 बार परमिशन को जो है वो सस्पेंड किया गया। कौशल कांत मिश्रा जी, आज जो बहन वर्सेस बहन की स्थिति उत्पन्न हो गई, उसके लिए सीधे तौर पर भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सिर्फ जयंती का विषय नहीं, इस पर राजनीति कर लिया आप लोगों ने, वर्चस्व दिखा दिया। कौशल कांत मिश्रा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? बहन की स्थिति उत्पन्न हो गई, उसके लिए सीधे तौर पर। जी हाँ, मेरे को आवाज पहुंच।
मेरा सवाल आपसे यही कि आज जो पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल, एक तरह से बहन वर्सेस बहन की स्थिति पैदा हो गई अपने पिता की ही जयंती को लेकर, तो उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया सीधे तौर पर भाजपा सरकार को, क्योंकि अनुप्रिया पटेल उसमें मंत्री हैं, उन्होंने राजनीतिक वर्चस्व का इस्तेमाल किया और अपनी बहन को अपने पिता की जयंती मनचाहे वेन्यू पर नहीं करने दी गई, मतलब राजनीति कर ली जयंती के दिन। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे इसमें कुछ बोलना है, क्योंकि ये उनका आपस का मामला है, उनके परिवार का मामला है, वो दो बहनों के बीच की बात है, उसमें इसमें राजनीति कहां से है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं लगता। और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी पार्टी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उनके बीच में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हम काम करते हैं और जो गठबंधन का जो धर्म है हम उसको निभाते हैं, वो उनके घर में क्या हो रहा है उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, तो बीजेपी ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया, इससे खुद को अलग कर लिया। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता। अनुराग जी, आपने भी कहा कि जानबूझकर, चूंकि भाजपा की सरकार है और पल्लवी पटेल अपनी ही पिता की जयंती ना मना पाए, उस वेन्यू पर ना मना पाए जहां पर वो थी, तो जानबूझ के अपने राजनीतिक वर्चस्व का इस्तेमाल किया और उनको रोका है, जबकि भाजपा ये कह रही है कि आप लोगों ने ये टीआरपी के लिए किया, लाइमलाइट में आने के लिए। मुझे आस्था जी एक बात समझ में नहीं आई, आप रोज ऐसी कोई डिबेट नहीं होती जिसमें आप समाजवादी के अंदर खोजने की कोशिश नहीं करते, कुछ खोजा जाए। राजभर जी को बुलाया आपने और सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, अगर ऐसा हुआ तो वो नहीं आए, तो वो नहीं आए। उन्होंने बोला मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूं, तब तक हूं जब तक कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं खुद कह देते कि आप चले जाओ, तब तक मैं रहूंगा। फिर भी आपका मन नहीं भरा, फिर आप कह रही अरे आप हैं तो फिर उपचुनाव में नहीं निकले, उन्होंने कहा ठीक है, फिर आपका मन नहीं भरा, फिर आप मुझे समझ में नहीं आता आप जनता के सवाल क्यों नहीं पूछती हैं? आपको दिक्कत क्या है? मैं तो सारे सवाल पूछ रही हूँ अनुराग जी, मैं तो सारे सवाल पूछ रही हूँ। मिल जाता है, नहीं, मैं तो सारे सवाल पूछ रही हूँ और आप मुख्य विपक्षी दल हैं, आपने इतना बड़ा कुनबा जोड़ा, यदि उसमें बिखराव है तो आप उन मुद्दों से क्यों बच रहे हैं? अब कुछ भी छिपा नहीं है अनुराग जी, सब कुछ सामने है, ये अंतर्द्वंद पूरी तरह से सामने है, आप जितना मर्जी इसको छुपा लीजिए। अरे भाई क्या दिक्कत क्या है? आप एजेंडे पे कब तक रहेंगे? आप अभी भी आप विषय पर नहीं बोल रहे कि आप नहीं सुन ले, मैं आ रहा हूँ, जवाब पे आ रहा हूँ। मैं पहले आपको तो जवाब दे दूं, जनता सुन तो लो, उत्तर प्रदेश की जनता, मुझको या मीडिया को आपने जो कहना था वो तो चुनाव से पहले से कहते रहे और नतीजा भी आपने देख लिया है। जनता को बता रहा हूं, अब विषय पर बोलिए। अब विषय बोलूं, मैं जनता को बता दूं तो कि भाई ये जो मैडम है ये महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेंगी। नहीं, ये सब तो आप चुनाव से पहले से बता रहे हैं मीडिया के लिए। ये सवाल हमारे, ये सब तो समाजवादी पार्टी मीडिया पर पहले से ही आरोप लगा रही है और उसका नतीजा आप लोग देख चुके हैं। सवाल पूछे, रिजल्ट देख चुके हैं, जवाब मिल जाएगा। आप सवाल क्या पूछिए? सवाल मेरा यही था, आपने ओपी राजभर को भी सुना, आपने पल्लवी पटेल को लेकर कहा कि जानबूझकर भाजपा ने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उनको परमिशन नहीं दी, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि ये सब हाईलाइट और लाइमलाइट में आने के लिए हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरी और सहमी पार्टी है। जब पार्टी डरी सहमी होती है ना, जो तानाशाह होता है वो बहुत डरा सहमा होता है, उसको लगता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अरे भाई क्यों भाई, कोई अपनी जयंती, अपने फादर की जयंती मनाना चाहता है, एक पत्नी अपने पति की जयंती मनाना चाहती है, एक बेटी अपने पिताजी की जयंती मनाना चाहती है, तो आप गिरफ्तार कर लोगे, गिरफ्तार करके रोक लोगे, उठा ले जाओगे, पुलिस लाइन में बंद कर दोगे। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? उसके बाद जब आपकी सिस्टम पे उंगली उठेगी तब क्या कहोगे? तब कहने लग जाओगे नहीं तो हाईलाइट होने के लिए है। अरे मत हाईलाइट होने दो, जाने देते। क्यों हाईलाइट होने देते हो? क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी जाती है तो अपनी चोरी छुपाने के लिए दूसरी तरफ उंगली उठाने लगते हो। इसीलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई पार्टी है, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि जनता के साथ अच्छा तो करने नहीं है। आपने भारतीय जनता पार्टी को डरा हुआ कहा, कौशल कांत मिश्रा जी हंस रहे हैं, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विशेषज्ञ हंस रहे, क्यों हंस रहे हैं कौशल कांत मिश्रा जी? वो कह रहे हैं कि डरी हुई पार्टी। ठीक है, आपने 1.5 मिनट तक बोला अनुराग जी, अब बाकी पैनलिस्ट भी बात रख ले। 1.5 मिनट आप लगातार बोले, जिनमें से 1 मिनट आपने मुझे घेरने में जाया कर दिया। अब बताइए मैं क्या करूं उसमें? 30 सेकंड मुझे मिलता है आपको समझाने में कि मुझे बोलने दो, उसमें 20 सेकंड आप 1 मिनट मीडिया पर आक्षेप करने में गवा देते हैं अनुराग जी। ठीक है, एक बार आपके सवाल का जवाब लेते हैं, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं भाजपा से, बोलिए। 20 सेकंड ज्यादा कौशल कांत जी, डरी हुई पार्टी है भाजपा, आप बोलना शुरू कर देती हैं। अनुराग जी, अब भी आप दूसरे पैनलिस्ट को बोलने नहीं दे रहे। जी कौशल कांत दे दीजिए,
क्योंकि बीजेपी के बीच में आप बोलेंगे नहीं तो मुझे बोलने लीजिए। आपने पूरा टाइम बीजेपी को दे दीजिएगा, हम डिबेट से चले जाएंगे, फिर आप 15 अनुराग जी आप 1.5 मिनट अनइंटरप्टेड बोलिए और मैं बार बार आपको कहते रही आप विषय पर बोलिए, आप विषय पर बोलिए, लेकिन आप मुझे पर आरोप लगाए जा रहे थे। सारा समय आपने खुद जाया किया अपना। अरे भाई अब आप इतना टोक रहे, इतने मेरी बात खत्म हो गई होती। अच्छा 10 सेकंड आप बात पूरी कीजिए, उसके बाद कौशल कांत मिश्रा। देखिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की समस्याओं पे बात नहीं करेगी, बेरोजगारी का बेइंतहा इस पे बात नहीं करेगी, 4 साल की नौकरी दी है, लोग परेशान है गांव-गांव में, उस पे बात नहीं करेगी, महंगाई से लोगों की कमर टूट गई उस पे बात नहीं करेगी, किस तरह से बारिश में आप चले जाओ यहाँ पे किस तरह से पानी भर रहा है रोडों पे, गलियों में घुस रहा है, इस पे बात नहीं करेगी, बात यहाँ खराब हेल्थ व्यवस्था पे बात नहीं करेगी, बात यहाँ एजुकेशन सिस्टम में कैसे सुधार हो उस पे बात नहीं करेगी, कैसे बच्चे यहाँ आगे निकले पढ़ लिख के कैसे अपने पैरों पे खड़े उस पे बात नहीं करेगी, क्या स्कीम लेके आई है जो इन्वेस्टमेंट समिट करते हैं कि हमने इन्वेस्टर समिट किया है उसमें क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है, कहाँ पे हुआ है, किधर हुआ है, क्या कैसे हुआ, कुछ नहीं पता, सब हवा हवाई है। तो ठीक है अनुराग जी, आपने आरोप लगा लिया, 20 के बदले आपने 40 सेकंड ले लिए। अब कौशल कांत मिश्रा जी। ठीक है अनुराग जी, कौशल कांत मिश्रा जी, उसके बाद निरंजन पोद्दार। अनुराग जी अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब आप बीच में नहीं टोकेंगे। आपने जो भी मुद्दे बताए उन सारों मुद्दों पे आप मेन चुनाव में गए, उसके बाद उपचुनाव में गए, दोनों चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ी। जनता अगर आपके दावों से एग्री करती तो रिजल्ट कुछ और होता। आपने देखा है कि ये जो राजनीति करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जनता बहुत समझदार है, उसने ये देखा है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार चल रही थी या 10 साल में पिछले बसपा की सरकार और आपकी सरकार दोनों में मिला के जो भी काम हुए थे उससे बहुत बेहतर काम अभी तक हो चुके हैं। और जो आप इन्वेस्टमेंट समिट की बात करें, इन्वेस्टमेंट समिट का नतीजा यह है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पे आ गए हैं। आप इकोनॉमी है देश की 2nd नंबर की इकोनॉमी बन गई उत्तर प्रदेश। और बार बार आप एक ही चीज कहते हैं कि बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी महंगाई, लेकिन आप ये बताइए बेरोजगारी महंगाई पे आप चुनाव लड़के देख चुके हैं। अगर जो जनता उसके लिए आपके साथ नहीं है, हम ये मान सकते हैं कि थोड़ी महंगाई हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है, लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे तो वो आपकी सरकार के समय में और आज के सरकार से बहुत अच्छी पोजीशन में है। बेरोजगारी दर आज 7% से नीचे है, जो मुद्रास्फीति है वो 10% से कम आ चुकी है, जो एवरेज देश की मुद्रास्फीति है और रोज देश की बेरोजगारी दर एवरेज है, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर उससे कम है। तो जो आप जो बातें करते हैं और जो बात आप ये चुनाव के पहले तो बहुत सड़क पे नजर आ रहे थे, अब चुनाव खत्म हो गए, आपके आंदोलन कहां चले गए? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप क्यों मुद्दों पे सड़क पे नहीं आ रहे हैं? ये जो बरसाती मेढक की तरह चुनाव के पहले आकर के सड़क पे ड्रामा करने की कोशिश करते हैं, जनता बहुत समझदार है, उसे पता है कि आप लोग केवल चुनाव के 6 महीने पहले मैदान में आते हैं, उसके बाद एसी कमरों में आराम करते हैं। चाहे अखिलेश जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहन जी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है, देश के काम करने के लिए लगी रहती है। ठीक है कौशल कांत जी, अनुराग भदौरिया जी, और मैं निरंजन पोद्दार जी का रुख करने जा रही हूँ। शांत हो जाइए, आप दोनों ने अपनी अपनी बात पूरी रखी, दरबार में जाने के लिए तैयार रहती है। पूरी बात आप दोनों ने अपनी अपनी रखी। निरंजन पोद्दार जी, यहां पर आप सबके दावे सुन रहे हैं। सपा कह रही है, ओपी राजभर कह के गए हैं कि हमारा गठबंधन इंटैक्ट है। कौशल कांत मिश्रा जी कह रहे हैं कि सारे प्रयोग तो करके देख चुका है विपक्ष, अलग अलग गठबंधन बना के देख चुका है, हर मुद्दे को उठा के देख चुका है, लेकिन फिर भी टिक नहीं पा रहा। लेकिन 2024 की जंग अब सबके सामने है, तो क्या लग रहा है आपको? एक तरफ बिखरा बिखरा विपक्ष और दूसरी तरफ भाजपा केवल और केवल जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं अपने लाभार्थी और योजनाओं और विकास के एजेंडे को लेकर मैदान में है। बसपा का रोल भी अगर आप उपचुनाव में उठाकर देखेंगे तो उससे अभी से संकेत मिल रहे हैं कि 2024 में बहन जी भी बहुत एग्रेसिवली चुनाव लड़ने वाली हैं। अभी तक कहा जाता था कि एंड मोमेंट पर जो है बसपा की एंट्री होती है, तो अब ये 2024 की जंग बहुत दिलचस्प और उसके समीकरणों की आहट अभी से सुनाई दे रही है क्या? देखिए आस्था जी, आपने किसी दूसरे विषय पे बुलाया था, लेकिन आपका सवाल जो है मैं पहले इसी का जवाब दे देता हूँ। ऐसा है आस्था जी, देखिए भारतीय राजनीति की आज की तारीख के अंदर जो विडंबना बन चुकी है वही यही विडंबना बन चुकी है कि एक दल जो सत्ता में है वो अपने हिसाब से कार्य कर रहा है, लेकिन जो विपक्ष है वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका ना निभा करके और केवल और केवल हल्ले गुल्ले की भूमिका में है।
और इसी का परिणाम है कि बार बार उनको मुंह की खानी पड़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए इनको भारतीय जनता पार्टी की तरह सोचना पड़ेगा, इनको भारतीय जनता पार्टी की तरह चलना पड़ेगा और इनको तमाम जो अपने आप की जो इनकी जो पुरानी पद्धति है उसको बदल करके अब जो वर्तमान स्वरूप राजनीति का बन चुका है पिछले 8-10 साल में जब से नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली है, तो इनको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन अब जैसे खाली हल्ला मचाने से और केवल ये सब करने से तो इनको अभी तक मेरे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि इनको ये चीज दिखाई नहीं दे रही कि भाई टीवी के ऊपर तो ये पहले भी बहुत ज्यादा बुराइयां करते थे, फिर क्या हुआ 2010 के अंदर 2022 के अंदर क्या हुआ अब उपचुनाव के अंदर, और उसके अलावा उसके बाद में जब चुनाव परिणाम आते हैं तो फिर अंपायरिंग के ऊपर या रेफरी के ऊपर ठीकरा फोड़ देना कि इसने विसिल गलत बजा दी, इसने डिसीजन गलत कर दिया, ईवीएम मशीन गलत है, फलाना गलत है। तो देखिए आस्था जी, ये मेरे हिसाब से इनको इस चीज के लिए गहन विचार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी पिच पे खेल रही है और आज जो खेल के नियम बन चुके हैं राजनीति के, उन्हीं नियमों के आधार पे अगर ये खेलेंगे तो मेरे हिसाब से ये लड़ पाएंगे, अन्यथा। बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग भदौरिया जी, देखिए राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि धूल चेहरे पर है लेकिन आप लोग आईना साफ कर रहे हैं। देखिए, मुझे उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि विपक्ष जो है समझ नहीं पा रहा है कि किस पिच पे भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। भैया प्रभु, हाथ जोड़ के निवेदन है, हम नफरत की पिच पे नहीं खेलेंगे, हम हिंदुस्तान को एक बनाने की कोशिश करेंगे, हम आपस में लड़ाने की पिच पे नहीं खेलेंगे। सत्ता आए या नहीं आए, भाईचारा बनाने के लिए हम यहाँ पे कायम हैं। सत्ता हमारे लिए उतनी जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी है उत्तर प्रदेश में आपस में भाईचारा, प्यार मोहब्बत, एक दूसरे से दुआ सलाम, एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। अगर ईद के दिन में हम उनके घर जाएं सिवई खाने के लिए, तो होली में वो मेरे यहाँ गुजिया खाएं। हम ऐसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश है, और एक ऐसा उत्तर प्रदेश जिस उत्तर प्रदेश में लोग गर्व से कहें कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, बिना किसी जाति धर्म के। अगर हमें जात और नफरत की राजनीति में धर्म की राजनीति करनी है हमें, तो हमें नहीं करनी। हम नफरत के ऊपर अपनी राजनीति नहीं चमकाना चाहते। उस पिच पे जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए खेलती है, खेले, बेशक 100 साल बनी रहे उस पिच पे, हमें नहीं चाहिए वो पिच, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश को एक बना के रखना है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान के अंदर में कोई व्यक्ति एक दूसरे को हिंदुस्तानी समझे। लेकिन पार्टी एकजुट है कि नहीं है, इस पर आप स्पष्ट जवाब कभी नहीं देते। कौशल कांत मिश्रा जी, नफरत की पिच, सांप्रदायिक राजनीति हम नहीं करते, हमें देश एक रखना है, हमें समाज एक बनाना है, इस तरह की बात विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। अरे वो आपने सुना है ना, सुपुआ बोले तो बोले चलनियों बोले जब में 72 फेछेद। उनका यही हाल है। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके मुखिया के बारे में बोला जाता था मुल्ला मुलायम सिंह, मुल्ला मुलायम सिंह लिखा जाता था। MY फैक्टर, जातिवाद और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा के ऊपर बैठी हुई समाजवादी पार्टी आकर के हमें ज्ञान दे रही है। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और आज देखिए जिस तरह से करप्शन के खिलाफ और जिस तरीके से अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, वो पूरे कानून व्यवस्था की एक पराकाष्ठा है। और सिर्फ वो बुलडोजर ऐसा निशान बन गया है जो वहां से चल करके दिल्ली भी आ गया है, असम भी पहुंच गया है और हर जगह जा रहा है। तो जिस तरह की कानून व्यवस्था की मिसाल दी जाती है उत्तर प्रदेश में, वो आप देखिए ना, राजस्थान में क्या हाल हो गया, वहां की कानून व्यवस्था देखिए। महाराष्ट्र में क्या हाल हो गया, वहां की कानून व्यवस्था देखिए। वही उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला प्रदेश है और उसके बाद भी धार्मिक सौहार्द नहीं बिगड़ पाया। क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था स्थापित है, तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो चुकी है और सबका साथ सबका विकास के तहत चलते हुए सब लोगों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। लाभार्थी योजना के थ्रू गरीबों का कल्याण किया जा रहा है। अवैध कब्जों को मिटा करके उनके ऊपर गरीबों के लिए मकान बना करके दिए जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी हमें क्या ज्ञान देगी, जो लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके यादव सेवा आयोग करती थी और MY फैक्टर लिख के यादवों को दोबारा बोलने का मौका दे दूंगी मैं। सत्ता में आई थी, बात पूरी होने दीजिए शांतिपूर्वक, वापस भेज दिया। शांतिपूर्वक बात पूरी होने दीजिए अनुराग जी, दोबारा बोलने का मौका मिलेगा आपको। ठीक है, बोलिए अनुराग जी।
20 सेकंड जी 20 मैं सेकंड कह रहा हूँ अनुराग कि जी। मैं तो डंके की चोट अनुराग पे जी की बताऊंगा तो कि हमने आदत है, मेडिकल कॉलेज जब उत्तर प्रदेश कोई के अंदर में विपक्ष बनाए वाला हैं। बोलने हम डंके लगता की है तो चोट पे इसको बोलेंगे कि बोलने हमने नहीं एक्सप्रेस देते। पे बनाए, हम डंके की अनुराग चोट जी पे तो बोलेंगे इसमें 100 डायल एक्सपर्ट बनाए, हम हैं। डंके की चोट पे जब बोलेंगे मैं बोल रहा था तो एम्बुलेंस बीच में 108 बोले जा रहे हम थे। डंके की आप चोट पे ये बोलेंगे बताइए 1090 तो हमने अब बनाए। कौशल कांत जी आप उनसे बदला ले रहे हैं, अब आप उनके बीच में बोल रहे हैं, कम से कम आप तो संयम रखिए। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती थी, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते थे आप, तुष्टीकरण की राजनीति कर करके ही उत्तर प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया। अनुराग जी आप दूसरे पैनलिस्ट के पीछे बोलेंगे और दूसरे पैनलिस्ट फिर आपको नहीं बोलने देंगे। इस तरह से डिबेट नहीं हो पहली सकती। बार एक ऐसी पार्टी आई है जो पूरे देश में सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, ठीक है, तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ रही है, सबका और उसी साथ का है? नतीजा है कि कहां आप सबका देखिए विकास है? सारी विकास तो है जगहों ही नहीं पे कहीं। पूरे देश में, पूरे प्रदेश विकास में तो बारिश से ठीक हो है। जाता है। भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। ठीक है अनुराग जी, देखिए एक एक करके आप लोग बात रखिए, मैं सबको बराबर समय दे रही हूं। आप उनके पीछे बोलेंगे, वो आपके पीछे बोलेंगे, जनता समझ नहीं पाएगी कि आप दोनों क्या कह रहे हैं। आप बताइए 20 सेकंड आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की आदत है पीछे से बोलने की, उस सामने तो बोल ही नहीं सकते ना। आप देखिए इतने बड़े कई बार जब देश की समस्या पे बात होगी, बिल्कुल इनकी देश की समस्या एकदम पे गलत बात बात है। आप तो फेमस हैं, किसी भी प्रोग्राम में जाएं आप दूसरे के बीच में बोलने के लिए बहुत मशहूर है सर। कहां बात करें इनके बार-बार हम पूछ रहे हैं कि क्या आपने मेरी रोजगार बात दिया? नहीं है, किसी कितना भी चैनल को उठा के रोजगार देख दिया? लीजिए, बोल ही नहीं सब रहे। जगह जब दूसरा हमने बोलता कहा है यहाँ आप पे बीच में बोल महंगाई रहे इतनी हैं। ज्यादा कैसे कम होगी, बोल ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं यहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा कैसे कम होगा, बोल ही नहीं रहे। यहाँ पे चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार अपहरण उत्तर प्रदेश में बड़ा तेजी से बोल ही नहीं रहे। बारिश में जैसी बारिश होती है पानी भर जा रहा है, कैसे इसका समस्या का भाई समाजवादी पार्टी के एनसीआर में अच्छा ठीक है, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। अनुराग भदौरिया और कौशल कांत जी आप दोनों रुक जाइए। अपराध हो रहे हैं, कौशल कांत जी, बलात्कार हो, चोरी हो, कौशल कांत जी, बहुत सारे सवाल अनुराग भदौरिया ने उठाए और वो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और सरकार ने भी अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। 20 सेकंड, सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं कौशल कांत जी, और एक एक करके अलग अलग विभागों पर और क्या काम हुए हैं नहीं हुए उस पर सवाल अनुराग भदौरिया ने उठाए हैं। अब आप बताइए कि 100 दिन में क्या कामकाज आप करा, क्या परिवर्तन आया 2.0 में, आप आगे बढ़े या अभी वही हैं? अब जवाब सुन लीजिए शांति से अनुराग जी। 30 सेकंड कौशल कांत जी। नंबर 1 हाँ वो बोल रहे हैं, आप उनको बोलने दीजिए कौशल कांत जी। नंबर 1 अरे मैं काउंट कर रहा हूं ना, नंबर 1 काउंट तो कर लो। अभी जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी उस समिट का नतीजा यह है कि जब समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार थी कुल 25,000 करोड़ का निवेश हुआ, 25,000 करोड़ का निवेश हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है उसमें 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जिस तरीके अनुराग जी जवाब सुन लीजिए पूरा, जिस तरीके से 5 एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, 5 एक्सप्रेसवे बनाया जा रहे हैं, जिस तरीके से 19 से लेकर के 59 मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के थ्रू लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, बेरोजगारी दर को 17% से घटा करके 7% बनाया गया जा रहा है। ये क्लियर सफेद काले सफेद का फर्क है। समाजवादी पार्टी के बाद समय में पूरा काली, आप सभी के अपने अपने दावे हैं, आप सभी के अपने अपने वादे हैं, शुरुआत हो चुकी है। आप लोग अपनी अपनी बातों को आरोप प्रत्यारोप में क्यों जाया कर रहे हैं? अनुराग जी ना आप उनकी सुन रहे हैं ना आप अपनी बात स्पष्ट रूप से कह पा रहे हैं। योगी जी आए हैं, ठीक है चलिए मुझे डिबेट को क्लोज करना है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जंग अब 2024 के लिए है और उसके लिए अभी से ही गठबंधन और समीकरणों की आहट सुनाई देने लगी है, लेकिन इस सब के बीच सरकार के दावे हैं और 100 दिन का वो रिपोर्ट कार्ड जिसमें सरकार दावे कर रही है कि बहुत से काम जो हैं वो 2.0 जब से सरकार बनी है बहुत तेज रफ्तार से हुए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के भी अपने सवाल हैं। महाबहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे की चर्चा के लिए, आगे की खबरों के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी चांदनी।